हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट में ईवीएस के सब्जेक्ट में देखेंगे कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व क्या हैं। तो हेडिंग है कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व क्या क्या ज़रूरी होते हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, जिसको हिंदी इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, तथा शर्करा शुगर के रूप में होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। इन दोनों से, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर थकान महसूस नहीं करता है। अगर इन्हीं की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन शरीर को शरीर की वृद्धि करता है और स्वस्थ रखता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डर, प्रोटीन बिल्डर मतलब बॉडी बनाता है। जैसे जिम वाले लड़के होते हैं या लड़कियां भी होती हैं, तो वो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को खाते हैं ताकि बॉडी बनी रहे, बॉडी बिल्डर कहते हैं। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा होती है। विटामिन जो होता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करता है। वह रोगों से बचने के लिए हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारी आँखें, विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता होती हैं। विटामिन ए जो हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से अन्य विटामिन है जो हमारे शरीर में रक्षा करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, इनमें से कुछ विटामिन है जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के। ये 6 विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए से अगर शरीर में कमी है तो हमें रतौंधी हो जाता है, जिससे रात को नहीं दिखता है। और अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन ई जो है ये सुंदरता का विटामिन माना जाता है। लोग कहते हैं कि विटामिन ई सुंदरता का विटामिन होता है। और विटामिन के की कमी से खून में थक्का नहीं बनता है। और विटामिन ई को नपुंसकता की कमी हो जाती है। अगर विटामिन ई की कमी है मनुष्य में तो नपुंसक जैसी स्थिति हो जाती है। और विटामिन के की कमी है तो मनुष्य के शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है, रक्त प्रवाहित होता है तो कुछ टाइम में 2-4 मिनट में थक्का बन जाता है और रक्त रुक जाता है। और जिसमें ये कमी रहती है उनका रक्त लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं है। विटामिन में एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो 6 समूह हैं इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसमें से है, ये जो विटामिन होते हैं कुछ वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और कुछ जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन के नाम, जल में होता है बी और सी। आप लोग याद कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, केवल 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और इसकी याद करने की ट्रिक है WBC। अब WBC याद कर लीजिए कि डब्लू से वाटर हो गया, बी सी विटामिन हो गए। वाटर में घुलनशील विटामिन WBC है। और वसा में घुलनशील विटामिन आप कीड़ा याद कर लीजिए,
KEDA। आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से कर लीजिएगा, लेकिन याद करने की ट्रिक है कीड़ा। ये वसा में विटामिन घुलनशील होते हैं और WBC वाटर में होते हैं। इस प्रकार से 6 याद हो गए हैं आप लोगों को। अगला, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, ज़रूरत के अनुसार ही होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों को मजबूत करता है, कैल्शियम प्रदान करता है। विटामिन डी, यह सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य में पाया जाता है, उसके बाद दाल में, अरहर की दाल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और हरी सब्जियां हैं। कोई भी सब्जियां हैं, लेकिन हरी सब्जियां सबसे मायने रखती हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अक्सर हम लोग जैसे सेब है, छिलका उतार के खाते हैं, और कई सब्जियां हैं, ये सब भी छिलका उतार के खा जाते हैं, तो इनके अंदर के जो विटामिन है ये नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारें फिर धोएं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ, जिसे जहाँ तक हो सके सेब वगैरह के छिलके नहीं उतारने चाहिए, धोकर काट के खाना चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। इनको अगर बार बार धोया जाता है तो इसके खनिज पदार्थ में से जो विद्यमान होते हैं वो कम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। भूख लगने पर हमें मस्तिष्क के द्वारा पता चलती है। मस्तिष्क के द्वारा हमारे सारे शरीर की संचालन होता है। जैसे मस्तिष्क, अगर हमको खाना खाना है, भूख लगी है, ये सबसे पहले माइंड इंडिकेट करेगा कि मुझे भूख लगी है। तो माइंड जब इंडिकेट करेगा कि खाना खाना चाहिए, भूख लगी है, पेट खाली है, तो ही हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खा सकते हैं। तो भूख लगने पर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पता चलता है कि मुझे भूख लगी है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। एक छोटी सी जीभ है जिसमें 9000 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च और माल्टोज शुगर में बदल जाता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। भोजन को अक्सर चबाकर खाना चाहिए, जिससे कुछ भोजन चबाते चबाते ही पच जाते हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी में खाना खाते हैं। जैसे कहीं जाना होता है तो इतने जल्दी खाएंगे, न तो चबाएंगे, सो निगल जाएंगे डायरेक्ट ही, तो वह अपच की समस्या बना देता है। वो अंदर से मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है, जिससे पेट में गैस जैसी संबंधी बीमारियां भी होने लगती हैं। इसलिए यदि खाने को चबा चबा के खाया जाए तो वो मीठा भी लगता है, और लार में जो टाइलिन नामक हार्मोन्स होता है वह भोजन को मीठा कर देता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। भोजन को पकाने के 4 तरीके बताए गए हैं। सीटेट में यह पूछा भी जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको ज़रूर पढ़िएगा कि खाने पकाने के कितने तरीके हैं। खाने पकाने के 4 तरीके हैं। पहले तो मैं उसको भूनकर भी खा सकते हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, और कुछ सब्जियां, फलें ऐसे हो जाएं जिसे हम भून कर खाते हैं। उबालकर आलू भी खाते हैं। खाना भी, मतलब कुछ खाना ऐसे होते हैं जिसे हम उबाल कर खाते हैं, कुछ तल कर खाते हैं, कुछ सेक कर खाते हैं। जैसे रोटी हो गया, ये सेक कर खाते हैं। तल कर जैसे पूड़ी खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, कि तल कर खाते हैं। तो ये खाने पकाने के और खाने के 4 तरीके हैं।
नंबर 1 दूसरा है कि अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी ना रह जाए और अचार खराब ना हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कांच की बोतल को धूप में अचार रखने के लिए क्यों सुखवाया जाता है। तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसका एक ही सुखाने का तरीका है, कारण है कि उसमें नमी ना रह जाए। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जब मनुष्य को दस्त होती है या उल्टियाँ होती हैं, उसे पानी की ढेर सारी मात्राएं, लगभग पानी बाहर निकल जाता है, तो इसे मनुष्य को बहुत कमजोरियाँ महसूस करनी पड़ती है। तो डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं और खूब ढेर सारा पानी पीने को बोलते हैं। ORS घोल देते हैं जिससे कि शरीर में पानी का बैलेंस बराबर बना रहे, क्योंकि ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। इसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, 2, 4, 6 महीने का है, तो वह पानी नहीं पी पाएगा इतनी अधिक मात्रा में, और ग्लूकोज चढ़ाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसको माता का दूध पिलाना चाहिए, फीडिंग कराना चाहिए टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, जिससे कि उसमें पानी की कमी महसूस ना हो। अगला है मलेरिया। मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है। रोनाल्ड रोश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो मलेरिया है ये मच्छर मादा एनोफिलीज को काटने से होता है। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो मच्छर के पेट को फाड़कर मलेरिया की खोज किए थे। इन्होंने बताया कि ये मादा एनाफिलीज जो होती हैं ये मनुष्य के पैर के तलवों से ही, मतलब सबसे पहले तलवों को स्पर्श करती हैं। मलेरिया में बुखार, कभी ठंड लगती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कुनैन कहते हैं। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, जिसे हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसमें बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर में खून की कमी है तो हमें कमज़ोरी महसूस होगी, जिसमें हमारी मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन होगा और कुछ करने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई का मन नहीं करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एनीमिया के कारण। इसको दूर करने के लिए दवा के साथ साथ घरेलू उपाय जैसे आंवला, पालक, गुड़, ये आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं, इनको ज़रूर खाना चाहिए। उघियो एक प्रकार का व्यंजन है। सर्दियों में खेत में ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं कोयले के अंगारे में। मटकों को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उघियो कहते हैं या उल्टा भी कहते हैं। इसे गांव में लोग उल्टा बनाते हैं जो खाया जाता है। उसी प्रकार से उघियो है कि ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़कर मटकी में रखकर उसको ऊपर से लेप लगा दिया जाता है ढक्कन टाइप बंद करके, और उसको उल्टा पकाया जाता है। जब वो पक जाता है तो उसी को उघियो कहते हैं। ये गुजरात में ज़्यादातर बनाया जाता है। और उघियो के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ ही दही, मक्खन, छाछ भी ली जाती है। लिंग हु फैन, ये हांग खांग का भोजन है। लिंग हु फैल जो हांग कांग का भोजन है, जिसे हांग कांग वाले लोग खाते हैं, जो सांपों से बनाया जाता है। इस व्यंजन को आप देख सकते हैं फिगर में, इतने सारे सांप के व्यंजन को बनाया गया है। ये हांग कांग के लोग ही खा सकते हैं। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे दूध है,
दूध को कुछ दिन के लिए रखने के लिए हमको उसको उबालते रहना चाहिए। एक बार उबाल दिए, फिर कुछ घंटों में उसको उबाल दें, तो ऐसे दूध लगभग 5-6 हफ्ते चल जाता है। दो एक आध हफ्ते चल जाता है, 6-7 दिन घर में। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरे धनियों को गीले कपड़े में लपेट कर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में पानी डालकर बर्तन में रख देते हैं। जो कटोरा है उसके नीचे पानी डाल के रख दिए तो वह 1-2 दिन के लिए सेफ रहता है। प्याज लहसुन खुले में रखकर नमी से बचाया जा सकता है। मधुमक्खी पालन, ये बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का कार्य करते हैं। यह अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और अक्टूबर से दिसंबर माह में ही मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जो छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है वह तो एक प्रकार का नाच नाचती है या डांस करती है। उससे अन्य मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, रस मिल गया है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है, जो छत्ता बनाने का कार्य भी इन्हीं का होता है। जो वर्कर होती हैं मधुमक्खियाँ, उनका कार्य होता है कि छत्ता बनाना और बच्चों को पालन करना। केवल रानी मधुमक्खी उसमें अंडे देती है और अन्य मधुमक्खियाँ जो वर्कर होती हैं, सिपाही मधुमक्खी होती हैं, वो अन्य कार्य छत्ते के करती हैं। नर मधुमक्खी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इसमें। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का घोल डाला जाता है जिससे मधुमक्खियाँ उस मीठे पर आके बैठती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं रहते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो मधुमक्खी काटती भी है तो आप देखते हैं तो काफ़ी सूजन आ जाती है और दर्द भी करता है। ये इसी फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। तो ये रही ईवीएस की क्लास। अब अगले दिन पढ़ेंगे इग्लू। इग्लू जो बर्फ़ से बना घर होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।